शाम के 6 बज रहे थे। सूरज ढल चुका था और सरकारी दफ्तरों की रोशनी जल उठी थी। दिन भर की भाग दौड़ और लोगों की भीड़ के बाद अब चेन्नई के पुलिस मुख्यालय में एक अजीब सी शांति छाई थी। अंदर बड़े से हॉल में पंखा अपनी धीमी चाल में घर घर की आवाज कर रहा था। कुछ सिपाही अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। एक उम्रदराज सिपाही राव जी अपनी कुर्सी पर पैर फैलाकर अखबार के पन्ने पलट रहे थे। दूसरा नौजवान वर्मा मोबाइल पर कोई वीडियो देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। माहौल में एक तरह की सुस्ती थी। तभी ऑफिस के भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक हल्की सी सरसराहट हुई। दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक दुबली पतली सी लड़की अंदर झांकने लगी। उसकी उम्र 18-19 साल रही होगी। उसका चेहरा थकान और चिंता से मुरझाया हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई डरा हुआ जानवर अपनी पनाह ढूंढ रहा हो। उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लगी थी, जगह जगह से घिसे और फटे हुए थे। बिखरे बाल और नंगे पांव उसकी गरीबी और लाचारी की कहानी बयां कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से न ठीक से सोई हो, न कुछ खाया हो। उसने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, मेरी मदद कीजिए। मोबाइल में व्यस्त वर्मा ने नजर उठाकर उसे देखा और फिर राव जी की तरफ देखकर आंख मारी। राव जी ने अखबार नीचे किया, चश्मे के ऊपर से उसे घूरा और अपनी भारी आवाज में व्यंग्य से बोले, क्या है, यहां क्या मेला लगा है? यह एसपी ऑफिस है, कोई धर्मशाला या शरणालय नहीं। भागो बाहर। लड़की उस कड़क आवाज से कांप गई। उसके कदम दरवाजे पर ही जम गए, पर वो वहां से हिली नहीं। उसकी आंखों में आंसू भराए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं भीख नहीं मांग रही साहब, मेरी छोटी बहन गायब हो गई है, प्लीज उसे ढूंढ दो। बहन गायब हो गई है? ये शब्द हॉल में गूंज गए। माहौल की सुस्ती अचानक टूट गई। कोने में बैठा एक मुंशी हंस पड़ा। वर्मा ने ताना मारा, वाह, बहन भी गायब हो गई। अब एसपी ऑफिस को गुमशुदा बच्चों का हॉस्टल समझ लिया है क्या? हर दूसरे दिन कोई ना कोई आ जाता है मुंह उठा के। राव जी ने डांटते हुए कहा, दिमाग खराब है तेरा, ये सब काम थाने का है, यहां बड़े साहब बैठते हैं। चल हट यहां से, साहब का मूड खराब मत कर। लड़की की आंखें अब पूरी तरह डबडबा चुकी थीं। गालों पर आंसुओं की लकीरें बन गई थीं। उसने अपने मैले झोले से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर निकाली। तस्वीर धुंधली थी, रंग उड़ चुके थे। उसमें एक नन्ही बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी। यह है मेरी बहन पुष्पा, बस 10 साल की है। कल रात हमारी बस्ती से अचानक गायब हो गई। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि एक पल के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन राव जी का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अरे बस्ती की बट्टियां तो अक्सर इधर उधर भाग जाती हैं, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में खुद लौट आएगी। अब हम किस किस को ढूंढते फिरें? चल, काम मत बढ़ा हमारा, और वैसे भी ये काम हमारा नहीं है। जाओ अपने इलाके के थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। लड़की, जिसका नाम मधु था, रोते हुए बोली, गई थी साहब, थाने गई थी। वहां के पुलिस अंकल ने मुझे भिखारी बोलकर भगा दिया। बोले ये सब ड्रामा कहीं और जाकर करना। ये सुनकर राव जी और वर्मा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे ये कोई रोज की बात हो। मधु पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। वो वहीं जमीन पर बैठने को थी कि तभी अंदर कैबिन से एक भारी और कड़क आवाज आई, क्या हो रहा है बाहर? इतना शोर क्यों है? ये आवाज थी एसपी अरुण नायर की। अरुण नायर का नाम पूरे चेन्नई में मशहूर था। उनकी ईमानदारी, अनुशासन और काम के प्रति समर्पण के सब कायल थे। अपराधियों के लिए उनका नाम खौफ का पर्याय था, लेकिन आम और गरीब लोगों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं थे। उनकी आवाज सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। राव जी अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़े और अखबार समेटने लगे। वर्मा ने झट से मोबाइल जेब में डाल लिया। सब सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। राव जी ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं सर, एक लड़की आई है, कह रही है कि उसकी बहन गायब हो गई है। अंदर से फाइल पलटने की आवाज आई और फिर अरुण की आवाज गूंजी, किसी का गायब होना कोई मामूली बात नहीं राव,
और एक फरियादी की शिकायत और किसी की भीख में फर्क करना सीखो। भेजो उसे अंदर। राव जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने सहमी हुई मधु की तरफ इशारा किया और धीरे से कहा, जाओ, साहब बुला रहे हैं। मधु कांपते कदमों से केबिन की ओर बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं अंदर वाला साहब भी बाहर वालों जैसा ही ना हो। उसने धीमे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, आवाज आई। मधु डरते डरते केबिन में दाखिल हुई। केबिन बड़ा और साफ सुथरा था। एक बड़ी मेज के पीछे आरामदायक कुर्सी पर एसपी अरुण नायर बैठे थे। उनकी वर्दी पर सितारे चमक रहे थे। चेहरा गंभीर, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने मधु को ध्यान से देखा। उसका मासूम पर टूटा हुआ चेहरा, आंसुओं से भरी आंखें, डरी हुई आवाज। अरुण ने एक ही नजर में उसकी हालत का अंदाजा लगा लिया। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर पास रखी पानी की बोतल से एक ग्लास भरा और मधु की ओर बढ़ाया। उनका स्वर अब बहुत नरम था। बैठो बेटा, पहले पानी पियो और डरो मत। बताओ क्या हुआ। किसी बड़े अफसर का इतना अपनापन देखकर मधु हैरान रह गई। उसने कांपते हाथों से ग्लास पकड़ा और एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। उसके गले की खराश कुछ कम हुई। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी कहानी शुरू की। साहब, मेरा नाम मधु है और मेरी छोटी बहन है पुष्पा। कल शाम हमारी बस्ती के लोग पास के हैंडपंप पर पानी भरने गए थे। बच्चे वहीं खेल रहे थे। जब सब वापस लौटे तो पुष्पा नहीं मिली। पहले हमें लगा कि यहीं कहीं होगी, किसी के घर चली गई होगी। हमने पूरी रात उसे ढूंढा, हर घर, हर गली, पास के मैदान में, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सुबह मैं थाने गई थी, पर वहां उन्होंने मुझे भगा दिया। मधु ने रोते हुए वो धुंधली तस्वीर अरुण की मेज पर रख दी। अरुण ने तस्वीर उठाई, एक प्यारी सी बच्ची की मुस्कान। उन्होंने कुछ देर तक तस्वीर को देखा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। उनकी नजरें तस्वीर पर जम गईं। केबिन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अरुण ने तस्वीर से नजरें हटाईं और पूछा, अपना नाम क्या बताया तुमने बेटी? जी, मधु। ये तस्वीर बहुत पुरानी लग रही है। कहाँ खिंचवाई थी? मधु की आंखों में उदासी छा गई। बहुत साल पहले साहब, मेरे पिताजी ने एक मेले में खिंचवाई थी। उसके बाद वो हमें छोड़कर चले गए। अब हम दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा हैं। मैं पास की एक कोठी में साफ सफाई का काम करती हूँ और पुष्पा का ध्यान रखती हूँ। वो मेरी दुनिया है साहब, प्लीज उसे ढूंढ लाइए। अरुण का गला भराया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या था? कन्नन राव, मधु ने जवाब दिया। ये नाम सुनते ही अरुण की उंगलियां जो फाइल पर थीं रुक गईं। ये नाम उनके सीने में तीर की तरह चुभा। कन्नन राव, वही नाम जिसे उन्होंने अपने बचपन की धुंधली यादों में सुना था। वही नाम जिसके जाने के बाद उनका बचपन एक अनाथालय की चार दीवारी में गुजरा था। उनकी नज़र मधु की दाहिनी बांह पर पड़ी, जहां कपड़ा थोड़ा फटा था। वहां एक पुराना गहरा जलने का निशान था। अरुण ने अपनी आवाज को काबू में करते हुए पूछा, ये चोट का निशान कैसा है? मधु ने निशान को देखा और बोली, ये बचपन का है साहब। हमारी झोपड़ी में आग लग गई थी, मैं उसी में जल गई थी। पिताजी मुझे बचा रहे थे, उन्होंने मुझे बाहर निकाला था। उसके कुछ दिन बाद वो कहीं चले गए। लोगों ने कहा कि वो हमें छोड़कर भाग गए। अरुण का दिल किसी ट्रेन की तरह दौड़ने लगा। उनके कानों में चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। उनकी आंखों के सामने आग की लपटें नाचने लगीं। उनका बचपन का वो भयानक हादसा, वो आग जिसने उनका पूरा परिवार छीन लिया था, उन्हें भी तो पीठ पर ऐसा ही एक निशान था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, मधु, तुम्हें अपने पिताजी की शक्ल याद है? मधु ने आंखें झुका ली। बस थोड़ा थोड़ा, बहुत धुंधली सी याद है। बड़े मजबूत कदगाठी के थे, लेकिन वो हमें छोड़ गए। हमारी माँ तो पहले ही नहीं थी, पिता भी छोड़ गए। अरुण अपनी कुर्सी से ऐसे उठे जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। उनकी आंखों में अब सिर्फ आंसू थे। वो मेज के दूसरी तरफ आए और मधु के पास खड़े हो गए। नहीं, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे, उन्हें मजबूरी में दूर होना पड़ा था। और शायद वो तुम्हारे पिता मेरे भी पिता हैं। मधु ने चौंककर उनकी ओर देखा। आपका क्या मतलब है साहब? आप क्या कह रहे हैं? अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। एक सख्त पुलिस अफसर, जिसके नाम से अपराधी कांपते थे, आज एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। मधु, मैं भी कन्नन राव का बेटा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई अरुण। कैबिन में जैसे एक धमाका हुआ। सन्नाटा इतना गहरा गया कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देने लगी। मधु के होंठ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। भैया, आप सच कह रहे हैं?
मेरे भैया तो उस आग में नहीं, मैं जिंदा था। उस हादसे में मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया और फिर मैं अनाथालय चला गया। मुझे बताया गया कि मेरी एक छोटी बहन थी जो हादसे में नहीं रही। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था और तुमने मुझे। भगवान, आज इतने सालों बाद। अरुण ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। उसमें एक पुरानी करीने से रखी तस्वीर थी। एक आदमी, एक छोटा लड़का और गोद में एक नन्ही सी बच्ची। वो तस्वीर मधु की तस्वीर से हूबहू मिलती थी। अब मधु खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी, भैया कहकर। वो अरुण के गले लग गई। इतने सालों का दर्द, अकेलापन, बेबसी सब आंसुओं में बह रहा था। भाई बहन इतने सालों बाद मिले थे, एक ऐसी जगह पर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाहर हॉल में बैठे सिपाही और मुंशी दरवाजे की दरार से ये सब देख और सुन रहे थे। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। जिस लड़की को वे भिखारी समझकर दुत्कार रहे थे, वो उनके सबसे बड़े साहब की सगी बहन निकली। रावजी को तो चक्कर आने लगा था। अब ये मामला सिर्फ एक लापता बच्ची का नहीं था। ये एक परिवार की अधूरी गाथा थी जिसे आज पूरा होना था। अरुण ने मधु को संभाला, उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। चुप हो जा मेरी बहन, अब मैं आ गया हूं। पुष्पा को कुछ नहीं होगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो जमीन के नीचे हो या आसमान में। उनके अंदर का अफसर अब जाग उठा था, लेकिन इस बार मिशन पर्सनल था। उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया। उनकी आवाज में वही पुराना कड़कपन लौट आया था, लेकिन उसमें एक अजीब सी तड़प थी। राव, वर्मा, तुरंत मेरे कैबिन में आओ। दोनों सिपाही लगभग भागते हुए अंदर आए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वो नजरें झुकाए खड़े थे। अरुण अपनी कुर्सी पर वापस बैठ चुके थे। उनका चेहरा इस्पात की तरह सख्त था। पूरे चेन्नई में अलर्ट जारी करो। शहर के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी करो। हर चौकी, हर थाने में इस बच्ची की फोटो भेजो। वायरलेस पर मैसेज फ्लैश करो। एक 10 साल की बच्ची, नाम पुष्पा, कल रात से बस्ती इलाके से गायब है। हर हाल में उसे ढूंढना है। ये केस अब से मेरी सीधी निगरानी में चलेगा। मुझे हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए। जाओ। दोनों सिपाही जय हिंद सर बोलकर ऐसे भागे जैसे उनकी जान बच गई हो। देखते ही देखते पुलिस मशीनरी हरकत में आ गई। जो ऑफिस 5 मिनट पहले सुस्ती में डूबा था, वहां अब तूफान आ गया था। फोन की घंटियां बजने लगी, वायरलेस सेट खड़कने लगे और जीपें सायरन बजाती हुई चेन्नई की सड़कों पर दौड़ने लगी। जिस थाने ने मधु को भगाया था, वहां के थानेदार को जब अरुण का सीधा फोन आया तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। अरुण ने सिर्फ उसे इतना कहा, वर्मा जी, जिस लड़की को आपने सुबह भगाया था वो मेरी बहन है, और जो बच्ची गायब है वो भी मेरी बहन है। अगर कल सुबह तक वो मुझे सही सलामत नहीं मिली तो अपनी वर्दी उतारने के लिए तैयार रहना। थानेदार के पसीने छूट गए। उसने अपनी पूरी फोर्स को उस बस्ती में उतार दिया। अरुण ने मधु को अपने पास बिठाए रखा, बार बार उसे दिलासा देते हुए, चिंता मत कर मधु, हमारी पुलिस बहुत काबिल है, वो जरूर पुष्पा को ढूंढ लेगी। घंटे बीतते जा रहे थे। रात गहरी हो रही थी। मधु की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अपने भाई के पास होने से उसे एक अजीब सी हिम्मत भी मिल रही थी। रात के करीब 11 बजे अरुण के वायरलेस पर एक संदेश आया। एक खबरी ने बताया कि बस्ती के पास एक पुराने गोदाम में कुछ लोगों ने एक बच्ची को छिपा रखा है। वे शायद बच्ची को बेचने की फिराक में थे। अरुण ने तुरंत एक टीम को उस गोदाम पर रेड करने का आदेश दिया। वो खुद भी जाने को उठे, लेकिन मधु को देखकर रुक गए। उसे इस हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। अगले 15 मिनट मधु और अरुण के लिए सदियों जैसे थे। हर सेकंड काटना मुश्किल था। फिर अरुण के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर की आवाज आई, सर मुबारक हो, बच्ची मिल गई है। थोड़ी डरी हुई है पर एकदम सही सलामत है। हमने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये सुनते ही अरुण की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मधु के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, मिल गई मधु, हमारी पुष्पा मिल गई। मधु खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर महीनों बाद वैसी रौनक लौटी जैसी उस पुरानी तस्वीर में थी। आधे घंटे बाद पुलिस की जीप एसपी ऑफिस के सामने रुकी। एक महिला कांस्टेबल पुष्पा को लेकर अंदर आए। पुष्पा बहुत डरी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। जैसे ही उसने मधु को देखा, वो दीदी कहकर दौड़ पड़ी और मधु से लिपट गई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोती रहीं। ये खुशी के आंसू थे, मिलन के आंसू थे। अरुण एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थीं। आज वह सिर्फ एक अफसर नहीं थे, एक भाई थे, एक परिवार के मुखिया थे जिसने अपने खोए हुए हिस्से को वापस पा लिया था। जब दोनों बहनों का रोना कुछ कम हुआ, अरुण उनके पास गए। उन्होंने पुष्पा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। पुष्पा ने डरते डरते उनकी ओर देखा। मधु ने उसे बताया, पुष्पा, ये हमारे भैया हैं, हमारे बड़े भैया। पुष्पा ने मासूमियत से पूछा, हमारे भी भैया हैं? अरुण मुस्कुराए और उसे गोद में उठा लिया। हाँ बेटा।
उस रात अरुण ने उन सिपाहियों को कुछ नहीं कहा जिन्होंने मधु से बदतमीजी की थी। उनकी सजा उनके ज़मीर ने ही दे दी थी। अरुण दोनों बहनों को लेकर ऑफिस से बाहर निकले। उनकी सरकारी गाड़ी तैयार थी। उन्होंने दोनों को प्यार से पीछे की सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ गए। गाड़ी जब उनके सरकारी बंगले की ओर चली तो मधु और पुष्पा हैरान होकर बाहर की चमचमाती दुनिया देख रही थीं। उनके लिए यह सब एक सपने जैसा था। कल तक जो फुटपाथ पर सोती थीं, आज वे अपने सगे भाई के साथ उसके घर जा रही थीं। जब गाड़ी बंगले के गेट पर रुकी तो वहां एक खूबसूरत और सुलझी हुई महिला खड़ी थी, अरुण की पत्नी लक्ष्मी। अरुण को देर हो रही थी तो वो चिंता में बाहर टहल रही थीं। जब उन्होंने अरुण के साथ दो मैले कुचले कपड़ों वाली लड़कियों को उतरते देखा तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी, इनसे मिलो। ये मधु है और ये पुष्पा, मेरी बहन है। लक्ष्मी चौंक गई। आपकी बहन है? पर आपने तो कहा था कि आपका कोई नहीं है। अरुण ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और संक्षेप में पूरी कहानी बताई। कैसे एक हादसा हुआ, कैसे वे बिछुड़ गए और कैसे किस्मत ने आज उन्हें फिर मिला दिया। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो एक नर्म दिल की औरत थी। उसने आगे बढ़कर मधु और पुष्पा को गले लगा लिया। आज से ये घर सिर्फ हमारा नहीं, तुम दोनों का भी है। मुझे हमेशा से एक ननद की कमी महसूस होती थी। भगवान ने आज मेरी सुन ली। उसने दोनों बहनों का हाथ पकड़ा और प्यार से उन्हें अंदर ले गई। घर बड़ा और सुंदर था। मधु और पुष्पा के लिए ये किसी महल से कम नहीं था। लक्ष्मी ने उन्हें गर्म पानी से नहाने में मदद की, अपने कपड़े दिए, फिर चारों ने एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया। सालों बाद उस रात उस घर में एक पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा था। मधु और पुष्पा को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी किस्मत ऐसे भी बदल सकती है। खाना खाते हुए पुष्पा ने अरुण से पूछा, भैया, क्या अब हम यहीं रहेंगे? हमें वापस उस बस्ती में तो नहीं जाना पड़ेगा? अरुण ने उसका गाल सहलाते हुए कहा, कभी नहीं। अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरे साथ, अपने भाई के साथ रहोगी। तुम स्कूल जाओगी, पढ़ोगी, लिखोगी और बहुत बड़ी अफसर बनोगी। उस रात जब मधु और पुष्पा आरामदायक बिस्तर पर लेटीं तो उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि आने वाले कल के खूबसूरत सपने थे। बाहर अरुण और लक्ष्मी अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर उनके भविष्य की योजना बना रहे थे। एक अधूरी गाथा आज पूरी हो चुकी थी। किस्मत ने जो पन्ने फाड़ दिए थे उन्हें आज फिर से जोड़ दिया था। उस रात जब चेन्नई सो रहा था, एसपी अरुण नायर के बंगले की एक खिड़की में देर तक रोशनी जलती रही। ये सिर्फ एक बल्ब की रोशनी नहीं थी, बल्कि बरसों से बुझे हुए रिश्तों के दिए की लौ थी। कहानी की शुरुआत एक बेबस लड़की की आंखों में तैरते आंसुओं से हुई थी, लेकिन इसका अंत एक भाई की आंखों में छलकती खुशी पर हुआ। किस्मत ने उनके अतीत के पन्ने भले ही बेरहमी से फाड़ दिए थे, लेकिन नियति की कलम में इतनी स्याही बाकी थी कि वो उनके लिए एक नया और खूबसूरत भविष्य लिख सके। अरुण की वर्दी पर लगे सितारे तो कानून और व्यवस्था के लिए थे, लेकिन उस रात उन्होंने जाना कि परिवार के आसमान का सबसे चमकता सितारा होना क्या होता है। ये सिर्फ एक लापता बहन की कहानी नहीं थी, ये उस विश्वास की कहानी थी कि अगर इरादे नेक हों तो बंद दरवाजे भी खुद ब खुद खुल जाते हैं और बिछड़े हुए रास्ते एक दिन मंजिल पर मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अरुण और उनकी बहनों की कहानी। कैसी लगी आपको? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दिखाना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि एसपी अरुण के बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।